नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज विशेष टॉपिक पे चर्चा होगी, उसका नाम है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग का मतलब सीधा सा ये होता है कि जब कोई प्लेनेट नीच का हो जाए और उसका नीच का भंग हो जाए, जैसे बुध नीच का हो गया या बृहस्पति या शनि या सूर्य और शुक्र, ये जो प्लेनेट है वीनस, ये नीच के हो जाए तो इसका नीच भंग कैसे किया जाता है? ये एक्चुअली किया नहीं जाता, आपकी कुंडली में ही पता चलता है। इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि मान लीजिए किसी का बृहस्पति या शनि, कोई भी प्लेनेट नीच का दिखाया जा रहा है, जैसे बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। वैसे ही जितने भी प्लेनेट है वो नवांश कुंडली में जाके, इसमें से कोई भी प्लेनेट नीच का हुआ जो नवांश कुंडली D9 चार्ट है उसमें जाके उच्च का हो गया, तो सबसे पहले तो ये नीच भंग राजयोग देखा जाता है कि ऐसे नीच भंग राजयोग होता है। दूसरा क्या है कि कई कंडीशंस होती है नीच भंग राजयोग की लगन कुंडली में। तो लगन कुंडली में अगर नीच भंग राजयोग है तो आपको देखना होगा उसका नीच भंग कैसे होता है। उसकी मैं आज कंडीशंस बताऊंगा और किस एज में वो फलित होते हैं, मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ। मान लीजिए किसी का भी बृहस्पति जुपिटर मकर राशि में नीच का हो गया, ये 9वें घर के अंदर है, या तो ये वृषभ राशि की कुंडली हो, वृषभ राशि का हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 नंबर तो शनि या योग कारक हो गए और यहाँ शनि खुद बैठ गए। वृषभ राशि शुक्र की होती है, टॉरस, इसके लॉर्ड वीनस है और शनि यहाँ खुद बैठ गए। तो सबसे इजी है कि ये त्रिकोण के अंदर कोई प्लेनेट का, जिस प्लेनेट नीच हो रहा है उस प्लेनेट का स्वामी वहां आ गया त्रिकोण में, तो सबसे पहले नीच भंग राजयोग कहा जाता है। सिंपल सा वे है, 9th हाउस में जुपिटर नीच का हो रहा है और वहीं शनि आ गया और वृषभ लगन की, इसकी कंडीशन ये है कि वृषभ लगन की कुंडली होनी चाहिए वो। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये नीच भंग राजयोग मतलब ये प्लेनेट नीच के रिजल्ट खो के उच्च के रिजल्ट देगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये पर्टिकुलर जो एज होती है वो 32 से 36 ईयर्स के जब इंसान होगा, जो भी जिसकी कुंडली में ये है, उसके अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं उसमें, या फिर 38 के आसपास ये रिजल्ट एकदम क्लियरली मिलने लग जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, नीच भंग का मीनिंग ये है कि सबसे पहले नीच तो होगा, वो प्रॉब्लम तो आएगी, ये एकदम क्लियर कर देता हूं। ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, पर इसका जो राजयोग मिलेगा आपको 32 से 36 साल की उम्र में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको भयंकर ग्रोथ होगी और बहुत फायदा होता है। यही D9 में ये कॉम्बिनेशन हो कि जैसे बृहस्पति यहाँ नीच का है, शनि यहाँ नहीं बैठा है और बृहस्पति D9 में चार्ट के उच्च के हो गए हैं, तो क्लियरली इंडिकेशन है कि बृहस्पति 32 साल की उम्र में, चाहे दशा हो या ना हो, अच्छे रिजल्ट देने स्टार्ट कर देंगे। इसमें दशा काम नहीं आएगी, ये पर्टिकुलर इंसान की एज के लिए कैलकुलेट होता है। यह है नीच भंग राजयोग। दूसरा, मान लीजिए शनि बृहस्पति नीच के यहाँ हो रहे हैं मकर राशि में और वहीं तुला राशि में जाके, तुला राशि कैसे आएगी, 2 3 4 5 6 7, तुला राशि छठा घर शनि यहाँ पे उच्च के हो गए हैं, शनि यहाँ पे उच्च के हो गए हैं। जिस घर में बृहस्पति मकर राशि में बैठे हैं उसका राशि का मालिक उच्च का हो गया है, या फिर वो केंद्र में आ गया है। 1 4 7 और 10 इसमें शनि आ गए हैं, तो भी ये नीच भंग राजयोग ही होगा। ये कंडीशंस है। वैसे कोई भी प्लेनेट है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे नीच के है, सूर्य यहाँ पे सन नीच के है और यहाँ शनि भी बैठे हैं, तो
तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो अब होगा ये कि सूर्य जो नीचता के रिजल्ट है वो नहीं देगा, पर 32 से 36 साल के बाद में ग्रोथ दिखेगी आपको। 32 साल क्रॉस होने के बाद में ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही घर में उच्च के और नीच के प्लेनेट बैठ गए हैं। इसका रिजल्ट ये होगा। वहीं आप अगर शुक्र को देखेंगे, शुक्र यहाँ पे नीच के होते हैं कन्या राशि में। या तो कन्या राशि का मालिक उच्च का हो जाओ, या यहाँ खुद बैठ जाए मरकरी, यहाँ खुद बुध बैठ जाए, या फिर मरकरी शुक्र के घरों में बैठ जाए। मरकरी शुक्र के घर में बाई चांस दूसरा घर, ये मान लीजिए दूसरा घर है, ये 7वां घर है, इन घरों में अगर बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुध खुद आ गए, या बुध केंद्र के किसी अन्य घर में शुक्र की राशि में बैठ गए हैं, तो भी नीच भंग राजयोग ही कहलाएगा, क्योंकि शुक्र 6 है। तो मान लीजिए यहाँ पे बुध आ गए हैं, मरकरी यहाँ आ गए 7वें घर में, ये शुक्र की राशि में आ गए हैं, तो भी नीच भंग राजयोग ही कहलाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नीच भंग राजयोग का। या तो केंद्र से संबंध बना ले, जो प्लेनेट जिस राशि में नीच का हुआ है, तो जिस राशि में वो नीच का हुआ है उस राशि का मालिक, जैसे बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि का मालिक केंद्र में आ जाए 1, 4, 7, 10 के अंदर, तो नीच भंग राजयोग है। दूसरा, अगर कोई प्लेनेट केंद्र के अंदर आके नीच का होता है और जिस राशि, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ नीच के हो गए, ठीक है, और शनि यहाँ आ गए, तो 100% नीच भंग राजयोग ये भी कहलाएगा। तो वो जो प्लेनेट खराब रिजल्ट देने वाले थे वो अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। आप देखते होंगे बहुत लोगों की कुंडली में कि आदमी का सूर्य नीच का है, इतना नाम कैसे मिल गया उसको, इतना पर्सनैलिटी, इतना फेम कैसे मिल गया। आप जरूर देखिएगा उसका सूर्य का कहीं नीच भंग तो नहीं हो रहा है, कहीं लगन के अंदर नीच भंग तो नहीं हो रहा है, कहीं D9 के अंदर जाके उच्च का तो नहीं हो गया है। ये होता है D9 के कैलकुलेशन और नीच भंग राजयोग का रिजल्ट। इससे क्लियरली पता चलता है कोई भी प्लेनेट उच्च का या नीच का होने का क्या रिजल्ट मिलता है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि 2 तरीके से इंसान की कुंडली में उच्च के प्लेनेट राशि के हिसाब से रिजल्ट कब देते हैं और घर के हिसाब से उच्च के रिजल्ट कब देते हैं। जैसे कि ये सूर्य, ये पहला घर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब आपको ये समझाने के लिए चार्ट देखिए कि ये मेष राशि का कुंडली है। एक एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च के हैं, ठीक है, मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जब भी कोई प्लेनेट उच्च का होता है राशि के हिसाब से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी दशा या तो मंगल की आ जाए, क्योंकि मेष राशि का मालिक मंगल है, या सूर्य की आ जाए, तो उस टाइम में सूर्य के उच्च के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और घर के हिसाब से अगर कोई प्लेनेट उच्च का बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, कोई भी राशि नहीं है, सूर्य पहले घर में है, तो इसके रिजल्ट आपको जिंदगी भर मिलेंगे, हर पल मिलेंगे। और मान लीजिए शनि यहाँ उच्च के होते हैं, सैटर्न यहाँ पे उच्च के होते हैं, शुक्र बुध यहाँ पे उच्च का होता है, शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है, ये आप देखिए, और बृहस्पति यहाँ पे उच्च के होते हैं, चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं। अब किसी की कुंडली में अगर राशि कोई भी हो, मान लीजिए यहाँ तुला राशि में नीच का सूर्य बैठा है, मान लीजिए तुला राशि में नीच का सूर्य बैठा है, पर हमेशा फर्स्ट हाउस में सूर्य जिंदगी भर इंसान के जिंदगी में उच्च के रिजल्ट ही देगा। बस शर्त यह है कि वहां शुक्र की दशा नहीं आनी चाहिए। अगर शुक्र की दशा जिस दिन आ गई,
ये सूर्य अपने रीच के रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा अगर वो तुला राशि में है तो। मगर सूर्य पहले घर में हो, शुक्र 12वें घर में हो, चंद्रमा दूसरे घर में हो, बृहस्पति चौथे घर में, बुध छठे घर में, शनि 7वें घर में, ये जिंदगी भर के लिए उच्च के रिजल्ट ही देंगे। और राशि के हिसाब से जितने भी प्लेनेट उच्च के हैं, चाहे सूर्य है चाहे शुक्र है, ये दशा के हिसाब से उच्च के रिजल्ट देंगे। ये एकदम क्लियर है, आप हमेशा क्लियर रखिएगा। जिसका भी सूर्य लगन में है उसको जिंदगी भर सूर्य के उच्च के रिजल्ट मिलेंगे। और राशि के हिसाब से सूर्य उच्च के हैं तो दशा के हिसाब से, तो जब सूर्य की दशा आएगी या मंगल की दशा आएगी तो उनकी लाइफ में भयंकर प्रोग्रेस होगी, बहुत फेम मिलेगा। अगर सूर्य है तो, शुक्र है तो ऐशो आराम मिलेगा। घर के हिसाब से अगर शुक्र है तो जिंदगी भर उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन से गुजरेगी। बुध छठे घर में उच्च के माने जाते हैं, मगर वो अपनी ही राशि कन्या वर्गों के अंदर मरकरी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे रहते हैं। ये जब फलित होता है जब बुध की खुद की महादशा हो। और इसके अगर ये राशि के हिसाब से उच्च के नहीं है, घर के हिसाब से उच्च के हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बुध की आपको हमेशा उच्च के रिजल्ट मिलेंगे। आपका हर चीज में क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, स्किलफुल आदमी आप बने रहेंगे। वहीं शुक्र 12वें घर में मान लीजिए नीच का भी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा शुक्र 12वें घर में उच्च के रिजल्ट ही देगा। और राशि के हिसाब से है तो शुक्र की महादशा आनी चाहिए। वैसे बृहस्पति चौथे घर में अगर नीच के हो गए तो इसका मतलब कतई ये मत समझिएगा कि वो नीच के रिजल्ट ही देंगे, वो हमेशा उच्च के रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि वो चौथे घर उनकी सबसे अच्छी पोजीशन है चौथे घर की। ये होता है रिजल्ट इसके ये आते हैं। चंद्रमा यहाँ पे भी नीच के हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उच्च के रिजल्ट ही देंगे चंद्रमा। अब आ जाते हैं नीच की बात पे। मान लीजिए कोई भी प्लेनेट घर के हिसाब से नीच के हो गए हो। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ पे उच्च के है, यहाँ पे बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हैं 4 नंबर राशि में, तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा जब तक बृहस्पति की दशा नहीं आएगी उनको उच्च के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, नीच के ही मिलेंगे। इस कंडीशन में 10वें घर में बृहस्पति उच्च का होता है तो एक है ना श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे आदमी दूसरे को टच कर लेते हैं तो ये पारस पत्थर की तरफ है, सोना बना देते हैं, पर खुद की आधी जिंदगी उनकी स्ट्रगलफुल निकलती है। बृहस्पति 10th हाउस में उच्च के हो जाए तो उसके बाद उनको प्रोग्रेस मिलती है। वहीं शनि अगर पहले घर में है तो ये मान लीजिएगा उसको जिंदगी भर शनि के नीच के रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके लिए रेमेडीज करना चाहिए, इंसान को दान करने चाहिए लगातार शनि के। वहीं अगर शुक्र छठे घर में हो तो हमेशा नीच के रिजल्ट मिलेंगे उसको। बस दिक्कत है या उच्च के घर के 12वीं राशि में होते हुए भी वो नीच के रिजल्ट देगा। शादीशुदा जिंदगी कभी अच्छी नहीं चलनी है, शुक्र शादी का कारक है। ऐसे लोगों को आप देखिएगा ब्रांड के पीछे बहुत भागते हुए मिलेंगे आपको। ये होते हैं उच्च के रिजल्ट और नीच के रिजल्ट। घर के हिसाब से उच्च नीच जरूर देखिएगा, जब भी कुंडली देखो राशि के हिसाब से जरूर देखिएगा, उससे ही रिजल्ट आपकी जिंदगी में आएगा। उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई भी रिजल्ट नहीं आते हैं। और याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, घर के हिसाब से उच्च का जो भी प्लेनेट है जिंदगी भर उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने ही हैं किसी भी कंडीशन में। अब आपको मैं बताता हूं तीसरा स्टेप, तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा टेक्निक। आपने विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग किसे कहते हैं? विपरीत राजयोग का सीधा संपर्क होता है छठा, 8वां और 12वां घर से। विपरीत राजयोग किसे कहते हैं? विपरीत राजयोग का संपर्क होता है छठे, 8वें और 12वें घर से। ये कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए बृहस्पति इस घर का मालिक है, यहाँ पे धनु राशि है और बृहस्पति यहाँ बैठ गया, या बृहस्पति यहाँ बैठ गया, या बृहस्पति यहाँ बैठ गया। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये संपर्क बनता है बृहस्पति का कि बृहस्पति इस घर का मालिक है यहाँ बैठ गया, इस घर का मालिक है यहाँ बैठ गया। इसे बोलते हैं विपरीत राजयोग। देखो शास्त्रों के हिसाब से विपरीत राजयोग को बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। अभी तक का जितना भी मेरा स्टडी हुआ है विपरीत राजयोग को अच्छा नहीं बताया गया है। क्योंकि क्या होता है, जब भी विपरीत राजयोग बनता है दशा में, ये बृहस्पति की दशा में बनेगा आपके,
या अंतरदशाओं में बनेगा, बाकी प्लेनेट में होता क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर सोल्यूशन होता है। मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, क्योंकि 12वां घर एक्सीडेंट का है, 8वां घर भी एक्सीडेंट का, 6ठा घर बीमारियों का है। आपका किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटल गए, वहां से ठीक होके आ गए, इसे बोलते हैं विपरीत राजयोग। तो इसको कभी भी ये मत समझ लेना कि राजयोग का मतलब है सत्ता नहीं मिल जाएगी वहां पे आपको। मतलब ये है कि प्रॉब्लम में इंसान आया, गया, वापिस हॉस्पिटल से एकदम ठीक होके आ गया, उससे बोलते हैं विपरीत राजयोग। कोई का बिजनेस है अचानक डूब गया, भयंकर क्राइसिस आ गए, फिर अचानक बिजनेस ठीक होने लग जाता है। तो ये उस कंडीशन पे अच्छा है कि आदमी जीरो से वापस हीरो बन जाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा राजयोग नहीं जहां सत्ता मिल जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट हो, बुध यहाँ बैठा हो, 12वें घर का लॉर्ड है, या यहाँ बैठा है 12वें घर में उसकी राशि गिर रही है, तो सिंपल सत्ता विपरीत राजयोग बोला जाता है। विपरीत राजयोग में प्रॉब्लम्स आती है और प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। तो एक कंडीशन कई शास्त्रों में अच्छी नहीं बताई, प्रॉब्लम तो आती है। ये सीधा संपर्क 6ठा का मालिक 8वें में बैठ गया, 8वां का मालिक 6ठे में बैठ गया, या 6ठे का मालिक 12वें में बैठ गया, 12वां का मालिक 6ठे में बैठ गया, सिंपल सा है। या 12वें का मालिक 8वें में बैठ गया, तो ये होता है विपरीत राजयोग। बस ये बोला जा सकता है कि राजयोग इस कंडीशन में है कि इंसान को दोबारा एक लाइफ वापस से मिलती है, वहां पे उसकी लाइफ ठीक होने लग जाती है। ये विपरीत राजयोग है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तीसरा भी विपरीत राजयोग क्या होता है मैंने आपको समझाया है। इससे अच्छा यह है कि अगर 12वें से 6ठे का संपर्क या 12वें से 8वें, 8वें से 12वें का संपर्क जब भी बन जाए, इस कंडीशन पे इन प्लैनेट्स के दान दे देने चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आए क्योंकि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम झेलना पड़े, फिर बाहर आना पड़े। इसमें 2 रेमेडीज काम करती है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे। वैसे तो मैं एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, पर मेनली क्या, या तो फास्टिंग रखिए उस प्लेनेट का, उस डे का, या फिर आप उस प्लेनेट से रिलेटेड दान करिए उस दिन। जैसे बृहस्पति का थर्सडे है, शनि का सैटरडे है, राहु का भी सैटरडे है, ठीक है। तो बुध का बुधवार है, मरकरी का, शुक्र का शुक्रवार है, सूर्य का संडे है। तो इस कंडीशन में आप उस दिन दान करिए उन चीजों का, या फास्टिंग रखिए, या ऐसी चीजें उस दिन ना खाइए जो उन प्लेनेट से रिलेट करती है। जैसे सूर्य अनार का जो जूस होता है उसको सूर्य से रिप्रेजेंट करता है, शनि खड़े मसालों को रिप्रेजेंट करता है, बुध हरी सब्जियों को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति पीली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र सफेद चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा भी सफेद चीजों को रिप्रेजेंट करता है। उस कंडीशन में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सूर्य का जब भी फास्टिंग करे बिना नमक का करना है, बस नमक नहीं खाना है खाना में, बाकी आप जो भी खा सकते हो। ये कंडीशन सूर्य की फास्टिंग में होती है। तो ये कंडीशन आने से पहले आप सोल्यूशन करिए उसका, कहा मेरे विपरीत राजयोग बन रहा है, 6ठे का मालिक 8वें में है, या 6ठे का मालिक 12वें में है, 8वें का मालिक 12वें में है, या 6ठे में है। इस कंडीशन में विपरीत राजयोग बनता है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।